नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ इंजीनियर अरविंद कुमार जी हैं जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं और लगातार समाज के लिए अच्छा कुछ कर रहे हैं। तो आपको बताते चले कि खासकर बिहार में और पूरे देश में जो दलित मुद्दा है, दलितों की समस्या है, इस पे लगातार काम करते हैं, उनके समस्याओं को सुनते हैं, उन समस्याओं को सॉल्व करने का भी प्रयास करते हैं और लगातार ये सामाजिक काम में लगे हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि दलितों की कौन-कौन सी समस्या है जो नेशनल लेवल पे या राज्य लेवल पे महत्वपूर्ण है, खासकर बिहार के बारे में सर, किस तरह की समस्या दलितों के साथ आ रही है? देखिए, आज़ादी मिले काफ़ी दिन हो चुके हैं जी। और अब तो हमारा संविधान भी 75वां वर्षगांठ अपना पूरा कर चुका है हुँ, और संविधान ने काफ़ी शक्ति दी है प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक लोगों को कि जिससे वो अपने विकास में, अपने समाज के, अपने समुदाय के विकास में आगे बढ़ सके। जी, देश काफ़ी आगे बढ़ा है, जी, सब लोग आगे बढ़े हैं, दलित भी आगे बढ़े हैं, जी, लेकिन कुछ मानसिकताएँ अभी भी ऐसी हैं जो पीछा नहीं छोड़ रही हैं, जी। लेकिन धीरे-धीरे वो भी अब कम होंगी और घटेंगी हुँ, हुँ। और इससे दलित समाज और आगे बढ़ेगा। जी, मुख्य समस्या दलित समाज का एक तो पहचान का है, हुँ, उनका अपना जो पर्सनल पहचान, उनकी जो सामाजिक पहचान, जी, जो उन पर एक थोपा गया पहचान, जी, उससे बाहर निकलना, अपने पहचान को स्थापित करना, हुँ, ये आजकल का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है हुँ, हुँ, और जिस पर राजनीतिक पार्टियाँ, हुँ, बड़े नेता लोग हुँ, अच्छा काम कर रहे हैं हुँ, और इससे दलित समाज का विकास हो रहा है। जी। देखिए सर, लगातार आप देखते हैं कि दलितों का विकास में जो सबसे महत्वपूर्ण पिलर है, वो शिक्षा है। मेरे समझ से, जी। आपके समझ से क्या होगा तो हम नहीं बता पाएँगे। तो शिक्षा पे सरकार ऐसा क्या करे जिससे कि दलित समाज तक शिक्षा घर-घर तक पहुँचे? दिखाने के लिए तो सरकार जो है शिक्षा फ्री कर दी है, ये सुविधा दे रहे, ये सुविधा दे रहे। लेकिन फिर भी जो दलित समाज है आज भी बहुत एक बड़ा तबका शिक्षा से अछूता रह गया। साथ ही साथ महिलाओं का जो शिक्षा स्तर है, खासकर दलित में, वो काफ़ी कम है। पुरुष तो कहीं किसी न किसी तरह से शिक्षा प्राप्त कर ले रहे हैं, लेकिन महिलाओं की समस्या बाकी है। सरकार को क्या कदम उठाए जो दलितों के घर हर व्यक्ति पढ़े? देखिए, ऐसी बात नहीं है। हुँ, बाबा साहब ने कहा था, हुँ, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, हुँ, जो इसे पिएगा सो दहाड़ेगा। जी, यह बात अब दलितों के समझ में आ चुकी है हुँ, और सरकार भी भरसक कोशिश करती है हुँ, कि शिक्षा का प्रचार-प्रसार हुँ, अन्य लोगों के साथ-साथ दलित समुदाय में भी हो हुँ, और हो भी रहा है। दलित काफ़ी अच्छे पढ़ रहे हैं। आप हर कॉम्पिटिशन्स का कट ऑफ देखिएगा, हुँ, तो सामान्य वर्ग के कट ऑफ और दलित वर्ग के कट ऑफ में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं रहता है। हुँ, हुँ, नेक टू नेक फाइट रहती है। हुँ, इससे स्पष्ट होता है कि दलित समाज हमारा पढ़ाई में पिछड़ नहीं रहा, आगे बढ़ रहा है। हुँ, लेकिन जो संख्या की बात, क्वालिटेटिव तो बात हो गई कि क्वालिटी शिक्षा में कमी नहीं है। हुँ, शिक्षा की क्वालिटी जो उच्च स्तर को प्राप्त हो रही है, जो दलित को भी प्राप्त हो रही है और उस स्तर पर कम्पीट भी कर रहे हैं। हुँ, जहाँ तक क्वांटिटी की बात है, लोग कहते हैं कि कम लोग पढ़ रहे हैं, हुँ, लोग नहीं पढ़ रहे हैं। इसके पीछे कारण है, ये सामाजिक कारण है हुँ, और यह कारण है गरीबी, पॉवर्टी। हुँ, जब आपके घर में खाने का रहेगा, तब तो आप पढ़ने जाइएगा। हुँ, माता-पिता सोचते हैं कि स्कूल भेज देंगे तो बैठेगा, हुँ, तो क्यों नहीं कुछ काम करे, खेत में काम करे, मज़दूरी करे, 2-4 पैसा आएगा तो हम लोग हुँ, इससे ठीक से रहेंगे। हुँ, सरकार ने इस बात को भी संज्ञान में लिया हुँ, और मिड डे मील की योजना लागू की जी, कि ताकि तुम कम से कम स्कूल जाओ तो वहाँ पर तुमको खाना खाने के लिए मिल जाए, जी, ताकि कुछ लोग और आकर्षित हों। हुँ, इसका भी प्रभाव पड़ा और सही में संख्या बढ़ी पढ़ने वालों की। हुँ, लेकिन अभी भी सरकार को शिक्षा के दिशा में काफ़ी महत्वपूर्ण काम कर रही है और काफ़ी अच्छा काम कर रही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो सरकार लाई है, इससे भी एलिमेंट्री स्तर के, मिडिल स्तर के और हाई स्कूल के स्तर के शिक्षा में काफ़ी उन्नति होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी, लेकिन उच्च स्तर के शिक्षा के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हम काफ़ी ज़्यादा बर्डन एक अचानक ही विद्यार्थियों पर लाद रहे हैं। तो हुँ, उच्च स्तर शिक्षा में सरकार को देखना चाहिए हुँ, और अ, अगर सरकार पॉवर्टी पर साथ-साथ काम करेगी, गरीबी उन्मूलन पर काम करेगी, मनरेगा योजना को ठीक से लागू करेगी ताकि माता-पिता कमाएँ और बच्चे को अपने स्कूल में भेजें, तो बच्चे पढ़ेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे और इस दिशा में मोर और लेस ठीक काम हो रहा है। जी, महिलाओं की जहाँ तक शिक्षा की बात है, तो महिलाओं के साथ
दो चीज जुट जाती है, एक तो गरीबी और दूसरी उसकी सुरक्षा। शहर में तो मान लिया ठीक ठाक है, कोई बात नहीं है, स्कूल जा रहे हैं बच्चे, आ रहे हैं, पढ़ाई हो रही है। लेकिन गांव में जहाँ पैदल चलना पड़ता है 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर, सुनसान इलाका पड़ता है, तो माता पिता डरते भी हैं कि हमारी बच्ची जा रही है, अकेले जा रही है, कैसे होगा ये होगा। तो इस पर सरकार को गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि सुरक्षा और पॉवर्टी दोनों का निदान कैसे हो, ताकि हमारे बच्चे भी, बालिकाएं भी पढ़े। हालांकि बिहार सरकार ने इस तरह में एकदम सराहनीय कार्य किया है। कन्या पोशाक योजना, कन्या साइकिल योजना, किताब योजना, जन्म से लेकर के ग्रेजुएशन होने तक हर स्तर पर सरकार के द्वारा जो उनको जो लाभ दिया जा रहा है, ये भी पढ़ाई में उनके आगे बढ़ने में सार्थक हो रहा है। कुछ थोड़ा सा जागरूकता का अभाव है, जो हम लोगों का संगठन जो है दलित संगठन इस पर काम कर रहा है, और जागरूकता अपने परिवार में, समाज में फैला करके जो नहीं जा रहे हैं उनको भी जाने को उन्मुख कर रहा है, और दिन प्रतिदिन ये बढ़ रहा है। और आने वाले दिन में ऐसा है कि एट पार होगा, चाहे वो दलित हो, चाहे वो सामान्य हो, चाहे सब हो। अगर सुविधा सबको मिलेगी तो पढ़ेंगे सब, आगे बढ़ेंगे सब। दूसरी बात यह है कि सर कि हमारे लोग जो हैं, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, दलित समाज के बारे में, उनको आर्थिक आजादी कैसे मिलेगी? या तो बिजनेस से मिलेगी या फिर नौकरी से मिलेगी? क्या आपकी सोच है सर? नौकरी क्योंकि सीमित है सर। आर्थिक आजादी तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है भाई। आप जन्म लिए हैं, भगवान ने आपको भी 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, ब्रेन दिया है, तो आपको मेहनत करना है। ये ठीक बात है कि कुछ लोगों के पास पहले से बने बनाए साधन है, बने बनाए घर है, बने बनाए व्यवसाय है। अगर आपको आर्थिक आजादी चाहते हैं तो मेहनत कीजिए, मेहनत का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सर मेहनत तो मजदूर भी कर रहा है। नहीं, मेहनत मजदूर कर रहा है, लेकिन दिमाग के साथ मेहनत कीजिए। हाँ, तो ये बोलिए ना। दिमाग के साथ मेहनत कीजिए, अपने आप को पहले शिक्षित कीजिए, अपने आप को पहले सक्षम बनाइए, फिर उसके बाद बिना मेहनत किए, बिना आपको कोई अपना एम टारगेट सेट किए हुए आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और एक बार आप चाहिएगा कि अचानक से हम सीधे अंबानी और बिरला बन जाए, सो संभव नहीं है। आपको धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। आपका समाज 5000 साल तक दबा कुचला रहा है, तो आपको समाज को आगे बढ़ने में, आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करने में, आर्थिक आजादी और ये करने में आपको समय लगेगा। इससे हड़बड़ाना नहीं है, ईमानदारी से अपना काम करिए और गंदी आदतों को छोड़िए। शराब पीना, जुआ खेलना, पैसे को उड़ाना, इस सबको रोक करके आप अपने आर्थिक मदद में सहयोग दे कर सकते हैं अपने आप को। और बहुत सारे सरकार की स्कीम्स भी है, पोस्ट ऑफिस की स्कीम, बैंक की स्कीम, छोटा छोटा राशि भी जमा करके आदमी एक अच्छा खासा पैसा जमा कर सकता है, और सरकार की योजनाएं इसमें मददगार साबित हो रही है। सर देखिए, आरक्षण की बात है, आरक्षण की बात, नौकरियां में आरक्षण है, 2% लगभग नौकरी है, और खासकर प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की सुविधा नहीं है। तो कहीं अगर प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण की सुविधा होती तो ज्यादा से ज्यादा लोग का गरीबी दूर करने का प्रयास होता। सरकार को प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए, जिससे दलितों का विकास हो। बिल्कुल, ये सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। इस पर सरकार को गंभीरता से सोचना होगा। प्राइवेट सेक्टर का मतलब यह नहीं है कि जो उसके प्रोमोटर हैं, जो उसके ये है, उसके मालिक हो गए। आप जो प्राइवेट सेक्टर के काम कर रहे हैं, इसी जमीन पर कर रहे हैं, इसी सामाजिक व्यवस्था में कर रहे हैं। आप पुलिस का सहायता लेते हैं, आप बिजली लेते हैं, पानी लेते हैं, रोड लेते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि प्राइवेट दुकान खोल दिया, प्राइवेट सेक्टर खोल दिया, प्राइवेट कंपनी खोल दी तो आपकी बपौती होगी, सो नहीं। आपको उसमें भी सभी समाज के सभी वर्गों को हिस्सा देना होगा। और सरकार इस दिशा में सार्थक नहीं सोच रही है, और सरकार इस दिशा में कार्रवाई नहीं कर रही। इसमें यह चीज बोलने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। सरकार को इस पर सोचना चाहिए, और प्राइवेट सेवा में भी कानून बना करके, नियम बना करके, जो समुचित आबादी के प्रतिशत के अनुसार जो आरक्षण हो वो उसमें लागू होना चाहिए। और इसका मैं मांग करता हूं कि सरकार इस पर सोचेगी और विचार करेगी, ताकि हमारे दलित समाज के जो लोग हैं, जो सरकारी की सेवा बहुत कम है, 3 से 4% है, तो 3 से 4% में जितना होता है, इसके अलावा जो 40 से 50% जो सेवा है दलित ये प्राइवेट सेक्टर में है, यदि इसमें आरक्षण होता है तो दलित वर्ग का और वर्गों का निश्चित रूप से कल्याण होगा। सरकार को इसमें गंभीरता से सोचकर कार्रवाई करनी चाहिए। सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय को इस पर सरकार को दबाव बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री स्तर पर, वित्त मंत्री स्तर पर इस दबाव बना करके
और इस पर लागू कराना चाहिए। देखिए सर, जो प्राइवेट कंपनियां हैं सरकार से सब्सिडी लेती है, सरकार भी कई कंपनियों को सब्सिडी देती है जो सरकारी खजाने का उपयोग मतलब निजी के लिए उसको उद्योग लगाने के लिए करते हैं। उसका भी कुछ कानून है कि भाई 4% 2% लोग को, लोकल लोग को रखना है। तो क्या सरकार इस तरह कानून बना दे कि भाई इतने लोग को आप आरक्षित रखें, आरक्षण में दें? तो वही बात तो हम बोल रहे हैं जी कि आप जो भी कंपनी खोल रहे हैं, चाहे वो आप सब्सिडी लें, चाहे आप सरकार जमीन खरीदें, बिजली लें, पानी लें, रोड सब परिवहन लें, ट्रांसपोर्ट लें, सब तो सरकारें कर ले रहे हैं। तो आप क्यों नहीं दीजिएगा अभी हिस्सा सबको, समाज के हर वर्गों को? तो सरकार को इसी पर तो सोचना है। तो सरकार को अब निजी क्षेत्र में आरक्षण निश्चित रूप से लागू करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। सर, अगला सवाल आपको न्याय से है सर। दलित समाज के साथ जब भी अत्याचार होता है तो न्याय के लिए उनको दर-दर भटकना पड़ता है सर। और कई संस्थाएँ भी हैं, कई लोग भी हैं न्याय दिलाने के लिए आगे मिलते, लेकिन बहुत लोग को नहीं मिल पाता। बहुत लोग हमने देखा है, कई जगह मर्डर हुए हैं, कई जगह बलात्कार हुए हैं और वो लोग कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से प्रताड़ित हैं और वो न्याय के लिए दर-दर भटक रहे हैं। देखिए, भारतीय न्याय व्यवस्था विश्व में प्रसिद्ध है, जी। निष्पक्ष और अच्छे न्याय के लिए। हुँ, लेकिन भारतीय न्याय व्यवस्था की एक त्रुटि यह है हुँ, कि एक तो यह बहुत महँगा है हुँ, और बहुत समय लेने वाला है। हुँ, तो इस के कारण जो चूँकि गरीबी है, हुँ, तो दलित वर्ग के लोग न्याय में के लिए आ नहीं पाते हैं, अच्छे वकील नहीं रख पाते हैं हुँ, और समय काफ़ी लगता है, हुँ, उनका मनोबल टूट जाता है, वह ये हो जाते हैं, लोगों को देखने में लगता है कि न्याय नहीं मिलता है। हुँ, यदि लगे रहेंगे तो न्याय मिलेगा, ऐसा बात नहीं है। हमारे यहाँ जो सिस्टम है हुँ, जुडिशरी का, नीचे लेवल से लेके उच्चतम लेवल तक, हुँ, वो उसके विश्व में प्रतिष्ठित न्यायिक सिस्टम में से एक है। हुँ, लेकिन इसके हित में ये है कि खर्चीला है और समय ज़्यादा लगता है, हुँ, इसलिए लोगों को लगता है कि हमें न्याय नहीं मिल रहा है। जी, सरकार को इस पर भी सोचना चाहिए, जजेज़ की बेंचेज़ बढ़ानी चाहिए, कोर्ट की बेंचेज़ बढ़ानी चाहिए, लोक अदालत आयोजित की जानी चाहिए। ग्रामीण स्तर पर भी सरपंच को, मुखिया को, इनको कुछ न्यायिक पावर दे करके, थाने के स्तर पर भी दे करके, जो जहाँ तक हो सके उसका सब समाधान करके, मुकदमों की संख्या कम करके, लोगों को लगे कि हमको नहीं, अगर ये हुआ है तो न्याय मिल रहा है, इस दिशा में कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, पहला स्टेप जो है न्याय लेने का वो है थाना। वहाँ से लोग को कम न्याय मिल पाता है और चूँकि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के भी थाना बना हुआ है, लेकिन फिर भी वहाँ कम केसेज़ जाते हैं, कम केसेज़ एंट्री हो जाते हैं। बहुत ऐसे केसेज़ हैं जो थाना तक पहुँच ही नहीं पाते। थाना के बाद ही न्यायालय का दरवाज़ा तक पहुँच पाता है केस और वो उसके मतलब न्याय के लिए दम घुट जाता है सर। तो ऐसे लोग तक को थाना तक पहुँचाने और थाना से न्यायालय तक पहुँचाने और न्यायालय से उसको न्याय मिल जाए, इसके लिए क्या करना चाहिए सरकार? बस इसका एक ही जवाब है, जागरूकता। जी। आपको जागरूक होना पड़ेगा। हुँ, समाज के नेता को हुँ, आगे बढ़ कर के, हुँ, जो नहीं जान रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, उनको हुँ, मदद करनी होगी। हुँ, कोई भी अगर कॉग्निटिव ऑफेंस होता है या आपके साथ कोई वारदात होती है, हुँ, तो उसको कम से कम आप उचित स्तर पर थाना पर या कोर्ट में आप उसको हुँ, पहुँचावें। हुँ। तो इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा और समाज के नेता को और हमारा जो संगठन है, सबको दायित्व है कि लोग जागरूक करें। जागरूकता की कमी एक न्याय में नहीं मिलने का कारण भी है। सर, बिहार में शराबबंदी है और हर तरह के नशा पे बैन है जैसे कानूनी तौर पे, बिहार में खासकर शराब के बारे में। लेकिन लगातार कुछ न कुछ 6 महीने, 4 महीने, 5 महीने पे लगातार ऐसी घटना होती है दलित समाज के साथ जो ज़हरीली शराब से पीने के बाद लोग मर रहे हैं। तो क्या नशा जो बंदी है, नशा पूर्ण रूप से दलित समाज नशा छोड़ दे, तो एक बहुत अच्छा जबकि बैन होने के बावजूद वो लोग को पीते हैं शराब। नशाबंदी पर क्या बोला जाए, नशाबंदी सरकार ने, जो बिहार सरकार ने लागू किया था, एक अच्छे सोच के साथ लागू किया था हुँ, और इसका बहुत अच्छा परिणाम भी सामने आया है। लेकिन आदमी है कि कुछ कुछ थोड़ा-सा हाँ, साइड इफ़ेक्ट है हाँ, सर। आदमी है जो कि मानता नहीं है। जी। अब बात ये है कि बिहार में तो हम शराबबंदी लागू कर दिए, यूपी में मिल रहा है, झारखंड में मिल रहा है, कलकत्ता में मिल रहा है, दिल्ली में मिल रहा है, तो वहाँ जाके खूब पीते हैं। हुँ, तो उस आदत तो छूटी नहीं है लोगों की। हुँ। यहाँ तो गरीब लोग हैं, उनके पास पैसा नहीं है कि नकली जा शराब। वो जाकर के दिल्ली या कलकत्ता और बॉम्बे जाकर पिए। हुँ, तो जो नकली शराब बनाने वाले, चूँकि इसमें अपना रोज़गार देखने वाले लग जाते हैं, हुँ, तो चोरी-छिपे शराब लाते हैं, कुछ नकली शराब बनाते हैं, उसी में गलत बनता है। हुँ, सरकार कोशिश करती है रोकने की, प्रयास में रत है
और जितना हद तक रुक पाता है रुकता है, लेकिन पूर्णतः शराबबंदी तो नहीं है। शराबबंदी तो बिहार सरकार में एक तरह से फेलियर ही हो रही है धीरे धीरे, और इस पर सरकार को पुनः दृढ़ता से सोचना पड़ेगा कि किस तरह से कठोर किया जाए या इसको समाप्त किया जाए। इस पर सरकार को पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। गरीब लोग जहरीली शराब पी रहे हैं, और जिनके पास पैसा है तो जहाँ जाकर पी रहे हैं। पूरे भारत में शराबबंदी तो है नहीं। बंद करना है तो सब जगह बंद करो, रिफॉर्म करना है तो सब जगह करो। एक खास एक स्टेट में बंद करके तो बहुत ज्यादा फायदा ह्यूमनिटी का और ये क्या कहते हैं, मानवता का तो हो नहीं रहा है। जी। और मैं इसका बहुत पक्षधर भी नहीं हूँ। इससे बहुत अधिक केसेस की संख्या बढ़ गए हैं, बहुत लोगों पर उत्पीड़न हुआ है, बहुत गरीब लोग, ज्यादातर 70% गरीब लोग जेल में बंद है शराबबंदी को लेकर के। तो मैं इस शराबबंदी का बहुत अधिक फेवर नहीं करता हूँ। या तो लागू करना है तो पूरे भारत में करो, या नहीं तो एक निश्चित एक गाइडलाइन के अनुसार इसको फ्रेमवर्क बनाओ, ताकि इसके अनुसार काम हो सके, ताकि लोग जहरीली शराब से और ये सब शराब से नहीं हो सके, पीड़ित नहीं हो सके। जी, लास्ट सवाल, अंतिम सवाल। बहुत सारे हमारे दर्शक देख रहे हैं, बहुत सारे दलित भाई देख रहे हैं, क्या संदेश या मैसेज आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे समाज को देना चाहेंगे? देखिए, हमारा समाज को मैं प्रणाम करता हूँ। आज उसी समाज की बदौलत मैं इस पद पर हूँ। अभियंता प्रमुख के पद से मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ, और समाज का जो कर्ज मेरे ऊपर है उसी को उतारने का प्रयास मैं करता हूँ जहाँ तक हो सके हमसे। और मेरा समाज के लोगों से यही सुझाव है, यही मेरा उनके साथ कहना है कि आगे बढ़ने की कोशिश बराबर करते रहो। कठिनाइयाँ आएगी, बार-बार आएगी, लेकिन कठिनाई से कभी घबराना नहीं। कठिनाई, कौन ऐसा काम है जिसमें कठिनाई नहीं आती है? आपको दिक्कत हो सकता है, रास्ता ज़रूर निकलेगा। एक चीज़ हमेशा याद रखना चाहिए कि जो आज है वो कल नहीं रहेगा, वो चेंज होगा ही। प्रकृति का नियम ही है परिवर्तन। तो यदि आप आज गरीब हैं, तो अगर आप मेहनत करते हैं, अच्छे रास्ते पे चलते हैं, तो कल आप गरीबी से हटिएगा। और यदि आप अमीर हैं और आप गलत व्यवसाय में जाते हैं, गलत ये में जाते हैं, तो आपकी स्थिति बिगड़ सकती है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि अपने आप को सुधारने, अपने समाज को, अपने परिवार को सुधारने पर ध्यान दें, और इससे आपका भला होगा। शिक्षा पर विशेष ध्यान दें, बच्चों की पढ़ाई पर, बच्चियों की पढ़ाई पर। घर में एक अच्छा माहौल बनाए रखें। ऐसा होता है कि बाल बच्चे स्कूल में तो पढ़ने जाते हैं, कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, लेकिन घर का वातावरण इतना खराब होता है कि वो उसमें उलझ कर रह जाते हैं। तो घर का वातावरण को अच्छा बनाना होगा। आपके आर्थिक स्थिति को धीरे-धीरे ठीक करनी होगी, ताकि समाज आगे बढ़ सके, और जहाँ तक हो सके अपना जी जान से, अपनी मेहनत से लगे रहें। किसी उलझन में नहीं पड़े, किसी लिटिगेशन में नहीं पड़े, लोगों से उलझना कम करें, मिलजुल कर रहे। यही रास्ता है आपके आगे बढ़ने का, और क्या। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ इंजीनियर अरविंद कुमार जी, जिन्होंने समाज को विकास कैसे होगा इसके बारे में इन्होंने विस्तार से बातचीत किया। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा जरूर एक कमेंट करके जरूर बताएं कि इनका जो विचार है वो आपको कैसा लगा, क्या समाज को आगे बढ़ाएगा इनका विचार, या समाज के लिए कुछ अच्छा विकल्प लेके आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को वीडियो देखने के लिए।